हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी। ठीक है ना, भूगोल कवर करेंगे। हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है जिसको आप बोलते हैं क्या, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर करने वाले हैं। प्रश्न क्या है हमारा, भू संतुलन या फिर समस्थिति क्या है, और इसमें हम एरी एवं प्राट का जो भू संतुलन सिद्धांत है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। तो देखिए दोस्तों, लिखा गया है भू संतुलन क्या है या फिर समस्थिति क्या है। जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ दिया गया है भूपटल पर ऊंचे पर्वत, विषम पठार, समतल मैदान, निम्न सागरी बेसिन आदि विभिन्न भू आकृतियाँ स्थित हैं। कहने का मतलब यह है, जो पृथ्वी तल है, भूपटल मतलब पृथ्वी तल, इसमें तमाम प्रकार के ऊंचे ऊंचे पर्वत मिल जाते हैं आपको, तमाम प्रकार के पठार मिल जाते हैं, समतल मैदान मिलता है, सागरी बेसिन आदि तमाम प्रकार की जो भू आकृतियाँ हैं स्थित हैं। आगे कह रहा है, यही नहीं धरातल पर एक और जहाँ अंतर्जात बल। दोस्तों, अंतर्जात बल क्या होता है, वह बल जो पृथ्वी के अंदर काम करता है, ठीक है ना, उसको अंतर्जात बल कहते हैं, जिसकी वजह से ज्वालामुखी वगैरह, भूकंप वगैरह आते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि यही नहीं धरातल पर एक और जहाँ अंतर्जात बल अवतल रूपों के निर्माण एवं परिवर्तन में सक्रिय रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर क्या होता है, वाह्यजात बल। वाह्यजात बल क्या होता है दोस्तों, जो पृथ्वी के बाहर से बल काम करते हैं उसको वाह्यजात बल कहते हैं। ठीक है ना, वाह्यजात बल धरातल पर निरंतर अपर्दन करते हुए पदार्थों को सागरों में निक्षेपित करते रहते हैं। कह रहा भैया, जहाँ एक तरफ आपका अंतर्जात बल जो है अवतल रूपों का निर्माण करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो आपका वाह्यजात बल है ये क्या करता है, तमाम प्रकार के अवस्तंभों को, तमाम प्रकार के पदार्थों को सागर में निक्षेपित करने का काम करता है। ठीक है ना, आगे अपर्दन द्वारा। आगे देखिए दिया गया है, इन परस्पर विरोधी बलों द्वारा भूगर्भ तथा धरातल पर सदैव उथल पुथल होती रहती है। यानी इन दोनों बलों के कारण भैया पृथ्वी सतह पर हमेशा उथल पुथल की प्रक्रिया होती रहती है, हमेशा उथल पुथल होता रहता है। तथापि यह आश्चर्य का विषय है कि भूपटल पर यानी पृथ्वी पर समस्त आकृतियों के मध्य संतुलन एवं स्थिरता बनी रहती है। ध्यान से देखेंगे, आपको पता है जब आप पृथ्वी देखते हैं तो कहीं उबड़ खाबड़ आपको मिलता है, यानी कहीं पठार मिलेंगे, कहीं पर्वत मिलेंगे, कहीं सागर महासागर मिलेंगे, मतलब ऊंचा और खाला चारों तरफ आपको मिलता रहता है। और इसी में आपके अंतर्जात बल के द्वारा तमाम प्रकार की चीज़ें निर्मित होती रहती हैं, तमाम प्रकार की आकृतियाँ बनती रहती हैं। और वाह्य जल मतलब ज्वालामुखी आपका हो गया अंतर्जात बल के द्वारा, भूकंप वगैरह आते रहते हैं। जबकि वाह्य जात बल द्वारा जो होता है उन आकृतियों का काट छाट होता रहता है। तब भी आप देखते हैं पृथ्वी पर एक संतुलन बना हुआ है, तमाम आकृतियों के मध्य क्या हुआ है, एक संतुलन, एक स्थिरता बनी रहती है। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, भू संतुलन। तो देखिए दिया गया है, जिसे विद्वानों ने भू संतुलन या फिर समस्थिति का नाम दिया है। अब हम देखते हैं समस्थिति का जो शब्द है, सर्वप्रयोग किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है, आइसोटेसिस शब्द यानी जो भू संतुलन शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने, क्लेरेंस डटन ने किया था। किसने किया था, क्लेरेंस डटन ने। वो भी कब, 1889 में किया था। आइसोटेसिस शब्द लैटिन भाषा के आइसोटेसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, समान स्थित। यानी जो आपका आइसोटेसिस शब्द है वो लैटिन भाषा के आपका आइसोटेसिस शब्द से बना है, और आइसोटेसिस शब्द का मतलब क्या होता है, समान स्थित। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब जरा हम देख लेते हैं होम्स के अनुसार, यानी इसकी परिभाषा आपको लिखनी पड़े किसी मतलब विद्वान के अनुसार, तो कैसे लिखेंगे आप। ठीक है ना, तो देखिए दिया गया है, होम्स के अनुसार क्या दिया गया है, समस्थित संतुलन की वह दशा है जो भूपटल के ऊपर विस्तृत विभिन्न ऊंचाइयों वाले विशाल पर्वतमालाओं, पठारों, दोस्तों इसको पठारों बना लीजिएगा, क्या है, पठारों तथा मैदानों के मध्य पाई जाती है। यानी भैया समस्थित संतुलन की वह दशा है जो पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार की ऊंचाइयों वाले पर्वतमालाओं, पठारों और मैदानों के बीच पाई जाती है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं एरी का मत क्या है भू संतुलन सिद्धांत के। ठीक है ना, चलिए अब देखिए भैया भू संतुलन सिद्धांत के बारे में जो एरी महोदय कहते हैं वो क्या कहते हैं, जरा देखिएगा एरी का मत क्या है। तो लिखा गया है, समस्थिति पर एरी का यह मानना है कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। पहला पॉइंट दोस्तों नोट करिएगा क्या, कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, किसका मत है, एरी का।
आगे दिया गया है, उनके अनुसार विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर एवं उनकी गहराई अलग अलग है। भैया जो घनत्व मतलब जो विभिन्न प्रकार के स्तंभ हैं, स्तंभ यानी पर्वत पठार, इन्हीं को स्तंभ कहा गया है। जो तमाम प्रकार के स्तंभ हैं उनके घनत्व जो भैया हैं आपस में बराबर हैं, लेकिन उनकी गहराई जो है अलग अलग होती है। आगे दिया गया है, एरी के अनुसार विभिन्न स्थल खंडों की तुलना पानी में तैरते हुए लकड़ी के टुकड़ों या बर्फ के टुकड़ों से की जा सकती है। यानी एरी के अनुसार अगर स्थल खंडों की तुलना करनी हो तो पानी में तैरते हुए जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं या फिर जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उनसे आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा अगर पानी में जो बर्फ का टुकड़ा होता है जितना भाग ऊपर दिखता है उससे कई गुना भाग आपको नीचे यानी पानी में रहता है वो ना। तो वही यहाँ लिखा गया है कि अधिक ऊंचे उठे भाग अधिक गहराई तक प्रविष्ट हैं, जबकि कम ऊंचे भाग अंतः स्तर में कम गहराई तक प्रविष्ट हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो भाग जितना ज़्यादा ऊपर होगा उसका उतने हिसाब का मतलब नीचे होगा समुद्र तल में, मतलब ना समझ रहे हैं आप, मतलब पृथ्वी के अंदर होगा उतना हिस्सा। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, अतः एरी का यह मानना है कि पर्वतों की जड़ें होती हैं, और इसे दोस्तों जड़ की संकल्पना भी कहते हैं। ठीक है ना, एरी का जो मत है उसको जड़ की संकल्पना भी कहते हैं। तो वही कह रहा है, इसमें लिखा गया है कि एरी का यह मानना है कि पर्वतों की क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। होम्स ने एरी की जड़ संकल्पना का समर्थन भी किया है। आई होप एरी का मत आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। फिगर दोस्तों एरी ने बताया क्या था कि मतलब सभी स्तंभों के घनत्व तो क्या होते हैं, देखिए बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्तंभ ज़्यादा जितना ऊपर उठा होगा उतने वह नीचे उठा होगा, उतना नीचे धंसा होगा। जो भी मतलब स्तंभ जितना ऊपर उठा होगा उतना नीचे धंसा होगा। एक किसका मान था भैया, एरी का। और इसमें किसका मानना था, एरी का। और इसमें जो मतलब घनत्व होता है सभी स्तंभों का, वो घनत्व क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राट का मत। प्राट के मत के अनुसार क्या होता है जरा देखिए, दिया गया है, प्राट के अनुसार पहाड़ों की चट्टानों का घनत्व पठारों से कम ना, आगे पठारों का घनत्व मैदानों से कम तथा मैदानी चट्टानों का घनत्व समुद्र की तली के चट्टानों से कम है। इनका कहने का मतलब है, इसमें ध्यान में देखिएगा, जो पहाड़ों का घनत्व है वो पठारों से कम है, और जो पठारों का घनत्व है वो मैदानों से कम है, और जो मैदानों का घनत्व है दोस्तों वो क्या है आपका, मतलब समुद्र की तली से कम है। अर्थात ऊंचाई एवं घनत्व में विपरीत संबंध है। याद रखिएगा, ऊंचाई एवं घनत्व में विपरीत संबंध है। आगे लिखा गया है, जो स्तंभ जितना नीचा है, यानी जो स्तंभ जितना नीचा धंसा हुआ है उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। मतलब जो स्तंभ जितना छोटा है उसका जो है घनत्व उतना ही अधिक होगा। आगे प्राट के अनुसार इस प्रकार विभिन्न स्तंभों का भार संतुलन रेखा पर बराबर होगा। यानी जो तमाम प्रकार के स्तंभ होते हैं उनका भार भैया कहाँ बराबर होगा, संतुलन रेखा पर। ठीक है ना, कहाँ दोस्तों, संतुलन रेखा पर। आगे देखिए, दिया गया है, इस प्रकार प्राट प्लवन के नियम में नहीं बल्कि क्षतिपूर्ण तल के नियम में विश्वास करते हैं। ठीक है ना। आगे हाइफोर्ड तथा बोबी ने प्राट के मत का समर्थन भी किया है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए इन्होंने कहा क्या कि जो स्तंभ जितना ऊपर उठा होगा उसका जो है घनत्व उतना ही कम होगा, या फिर कह सकते हो क्या, जो स्तंभ जितना नीचे होगा उसका घनत्व उतना ज़्यादा होगा। इन्होंने ये भी कहा कि जो पहाड़ का घनत्व होता है वो पठारों से कम होता है, और जो पठारों का घनत्व होता है वो मैदानों से कम होता है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो भैया मैदानों का घनत्व होता है वो समुद्र की तली से कम होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और एक बात, अगर इससे संबंधित और भी वीडियो चाहिए, जैसे आपको 3rd पेपर का, 4th पेपर का, ठीक है ना, 2nd पेपर का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको जा करके जरूर नोट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।